प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट भी किया करे ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ अपलोड कर सकूं। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने से मुझे बहुत हौसला मिलेगा। शुक्रिया। निशा ने कहा, ये पागलपन है, ऐसा मत करो। लेकिन मुझ पर तो एक जुनून सवार था। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई और मेरी मोहब्बत में शामिल हो जाए। इतनी मुश्किलों और दुआओं के बाद मैंने निशा की मोहब्बत हासिल की थी। उसके साथ मोहब्बत करता रहा था, दिन रात उसके साथ रहता था, और अब ये कैसे हो सकता था कि मैं उससे अलग हो जाऊं। अपनी मोहब्बत को छोड़कर कैसे उसे मनोज के हवाले कर देता। निशा बहुत अच्छी लड़की थी। निशा में बहुत सी खूबियां एक साथ जमा हो गई थी। कहते हैं, मोहब्बत और खुशकिस्मती आपके दरवाजे पर सिर्फ एक बार दस्तक देती है। अगर आपने बर वक्त दरवाजा खोल दिया तो आप उसके हकदार हो सकते हैं, वरना वो किसी और के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आगे बढ़ जाती है। निशा से मेरी मुलाकात एक फंक्शन में हुई थी। मुलाकात इसी अंदाज में होती है, कभी किसी फंक्शन में, कभी रास्ते में, कभी किसी दुकान में या कभी कहीं और। जिंदगी को मोहब्बत पैदा करने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए। निशा से भी ऐसे ही एक बहाने से मुलाकात हुई और हम बड़ी तेजी से एक दूसरे के करीब आ गए। जब किसी को पहले पहले मोहब्बत हो जाए तो उसके पर निकल आते हैं और वो हवा में उड़ने लगता है। उसकी चाल और अंदाज में सरशारी सी पैदा हो जाती है। वो अपने लिबास और अपनी जिंदगी का ध्यान रखने लगता है। वो खुद को दूसरों से बहुत बढ़कर समझता है। मोहब्बत का ये सफर बहुत अजीब हुआ करता है। पहले जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके दरमियान खामोशी होती है, फिर धीरे धीरे खामोशी की ये दीवार गिर जाती है। दोनों एक दूसरे पर खुलने लगते हैं और अपने बारे में दुनिया जहां की बातें करते हैं। पसंद नापसंद, शौक, दोस्त, रिश्तेदार, सबके बारे में सब कुछ बता दिया जाता है। तो हम दोनों भी एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे। हमारी मुलाकातें कभी पार्क, कभी होटल में हुआ करती। हम सपने देखते और दिखाया करते थे। इन तमाम बातों का दो ही नतीजा हुआ करता है, या तो मोहब्बत हासिल हो जाती है या नहीं मिलती है। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे रास्ते में कोई ऐसी रुकावट नहीं थी। हम एक दूसरे को हासिल करने की पोजीशन में थे, लेकिन इससे पहले के मामला आगे बढ़ता मनोज हमारे रास्ते में आ गया। अगर देखा जाए तो निशा पर उसका ज्यादा हक बनता था, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन एक साथ गुजारा था, एक साथ आंख मिचोली खेली थी, एक साथ चंदा मामा की कहानी सुनी थी और एक साथ गर्मियों की दोपहर में कच्चे पक्के बैर तोड़े थे। लेकिन फिर मनोज अपने माँ बाप के साथ देश से बाहर चला गया और इतने वर्षों बाद जब उसकी वापसी हुई तो पता चला कि वो निशा की मोहब्बत को भूला नहीं था। उसे सपने में भी निशा दिखाई देती थी, इसीलिए उसका ताल्लुक जिंदगी के किसी भी मरहले पर निशा से कमजोर नहीं हुआ था। लिहाजा जब वो कई वर्षों के बाद निशा से मिला तो एक लम्हे की देरी के बगैर निशा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। एक अजीब बात ये हुई कि निशा भी खामोश रही थी, और ये बिल्कुल फितरी बात है। बचपन की मोहब्बत बहुत गहरी होती है, उसे आसानी से जहन से खुरचा नहीं जा सकता। अगर मनोज की जगह कोई और होता तो निशा उससे नाराज हो जाती और साफ साफ कह देती कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, किसी और की हो चुकी है, उसके रास्ते में आने की कोशिश ना की जाए। लेकिन मनोज से तो वो ये सब कुछ नहीं कह सकी। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो मनोज को साफ साफ सब कुछ बता सकती। फिर वो मुझसे मिली तो बहुत उलझी हुई थी। उसने जब मुझे मनोज के बारे में बताया तो मैं भी परेशान हो गया। अगर मनोज की जगह कोई और होता तो मुझे उसकी परवाह भी नहीं होती, लेकिन मनोज तो बहुत ही मजबूत दावेदार था। उसकी कामयाबी के इम्कान बहुत ज्यादा थे। निशा ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं बहुत बुरी तरह उलझ कर रह गई हूं। मैंने कहा, इसमें उलझन वाली क्या बात है। सबसे पहले तो तुम ये फैसला करो कि तुम हम दोनों में से किससे प्यार करती हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो ये बात बहुत आसान है, तुम मनोज को सब कुछ साफ साफ बता दो। निशा ने कहा, ये बात इतनी आसान नहीं जितनी तुम समझ रहे हो। मैं उसके मिजाज को जानती हूँ, वो नाकामी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। वो बचपन से मुझे हासिल करने के ख्वाब देखा करता था। हम सब दुल्हन दूल्हा का खेल खेलते तो वो जबरदस्ती मेरा दूल्हा बनता। उसके दिमाग में शुरू से यही था, लेकिन फिर वो दूर चला गया और अब वापस आया है तो अपनी मुझे हासिल करना चाहता है। मैंने कहा, अगर ऐसी ही बात थी तो फिर तुमने मुझसे मोहब्बत क्यों की? मुझसे मोहब्बत का क्या मतलब था? निशा ने कहा, तुमसे मोहब्बत का जवाब ये था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बेवकूफी की बातें मत करो, इस मामले पर किसी का बस नहीं चलता, ये सब अपनी मर्जी से नहीं होता। अब तुम तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है
तुम्हें कुछ करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह बदनामी हो सकती है। इसलिए जो कुछ भी करना है मैं ही करूंगी। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता था कि निशा कुछ भी नहीं कर सकेगी। मनोज के सामने जाकर उसके हौसले जवाब दे जाएंगे और वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगेगी। इसलिए सूरत-ए-हाल मुझे ही संभालनी थी क्योंकि ये मेरा अपना मामला था। निशा का कुछ नहीं बिगड़ता अगर मैं उसे हासिल नहीं होता तो मनोज तो उसके लिए तैयार ही बैठा था और वो मुझसे कहीं बेहतर था। वो खूबसूरत, पढ़ा लिखा, संस्कारी और दौलतमंद नौजवान था। उसके साथ एक और बात ये भी थी कि निशा के घर वाले उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे, जबकि मेरा केस हर पहलू से उसके सामने बहुत कमजोर था। अगर निशा उसकी हो जाती तो निशा का कोई नुकसान नहीं होता, जबकि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी निशा जैसी कोई लड़की हासिल नहीं कर सकता था। ये शायद मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, इसीलिए इस मामले में जो कुछ भी करना था मुझे ही करना था। लेकिन सवाल ये था कि क्या किया जाए। मैंने ये सोच लिया था कि मेरे जहन में जो कुछ भी आए मैं निशा से उसका इजहार नहीं करूंगा, बल्कि उसे उस वक्त बताऊंगा जब मामला मेरे बस में होगा। एक दिन मुझे एक राह नजर आ गई। मैंने एक किताब में पढ़ा कि किसी देश में एक बार कहत आया तो लोग इश्क करना भूल गए। भूख का मतलब है मौत, यानी इसका मतलब ये था कि मौत सामने हो तो इंसान इश्क करना भूल जाता है। ये बहुत जबरदस्त बात थी। इस तरह मैं निशा को हासिल कर सकता था, लेकिन सवाल ये था कि मौत किस अंदाज में लाई जाए। मैं इस बात का कायल नहीं था कि महबूबा की खातिर दुश्मन को रास्ते से हटा दिया जाए, उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। मैं इस किस्म की कोई उल्टी सीधी हरकत करने को तैयार नहीं था, बल्कि मुझे एक साफ सुथरा खेल खेलना था। हार जीत तो मुकद्दर की बात हुआ करती है। अगर मैं हार भी जाता तो भी मेरी जीत ही होती। निशा इस तरह मुझे जिंदगी भर याद रखती और अगर जीत जाता तो फिर बात ही क्या थी। मैंने अपने जहन में सारा मंसूबा बना लिया, उसके एक एक पहलू पर गौर करता रहा। फिर जब मैंने महसूस कर लिया कि मंसूबा अमल करने के काबिल है, तो एक दिन मनोज के पास पहुंच गया। मेरी उससे ये पहली मुलाकात थी, मेरा मतलब है डायरेक्ट पहली दफा मिल रहा था, वरना दूर दूर से तो कई बार उसको देख चुका था। निशा मुझे बता चुकी थी। मैंने उससे मिलते ही अपना मुद्दा बयान कर दिया। मैंने कहा, देखो मनोज साहब, मैं ये जानता हूँ कि आप निशा से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मैं सब जानता हूँ। मुझे निशा ने सब कुछ बता दिया है और उसने मुझे इसलिए बताया कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमने एक साथ जीने मरने की कसम खा रखी है। अगर आप बीच में ना आते तो आज निशा मेरी हो चुकी होती। हमारे रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आपके आने ने सारा खेल खराब कर दिया। बहरहाल मैं आपसे शिकायत करने नहीं आया, बल्कि अपनी और आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लेने आया हूँ। मनोज ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि निशा से कोई और भी मोहब्बत करता है। निशा ने कभी आपके बारे में बताया नहीं। मैंने कहा, निशा आपका दिल तोड़ने से घबराती है। वो ये बताकर आपको दुख देना नहीं चाहती, लेकिन मैं मोहब्बत में जबर का कायल नहीं हूँ। मैं जबरदस्ती उसे अपने दामन से बांधकर नहीं रखना चाहता। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि आप भी उसे चाहते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं। आपने बचपन से उसकी यादों को अपने दिल में जगह दे रखी है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ये दुरुस्त है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि कोई और भी उस मोहब्बत में शामिल हो चुका है। मैंने कहा, जब आपको मालूम ही हो गया है तो क्यों न हम दोनों इस मोहब्बत का इम्तिहान भी दें। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। कैसा इम्तिहान? मैंने कहा, मौत का इम्तिहान। क्या तुम निशा के लिए मरने को तैयार हो? अगर तुम मरने को तैयार नहीं हो तो आप मुझे ये लिखकर दे दीजिए कि मैं निशा के रास्ते से हट रहा हूँ। उसने तीखे लहजे में कहा, तो क्या तुम मरने को तैयार हो? मैंने कहा, 100% मरने को तैयार हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। मनोज ने कहा, ठीक है, अगर तुम मरने को तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मेरा ख्याल था कि मौत का नाम सुनते ही उसको बड़ा झटका लगेगा और वो खामोशी से सरेंडर कर जाएगा, लेकिन वो तो मरने के लिए तैयार बैठा था। बहरहाल मैं पूरा मंसूबा अपने साथ लेकर गया था, इसलिए मैंने उसे अपने मंसूबे से आगाह कर दिया। देखो मनोज साहब, हम अपने इश्क का इम्तिहान जरा अलग अंदाज से देंगे, और अगर मौत भी आई तो बहुत अलग होगी। हम दोनों एक वक्त में 1 2 3 कहकर एक बुलंद मुकाम से समंदर में छलांग लगा देंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि हम दोनों के हाथ पैर बंधे होंगे और हमारी पीठ पर वजनी पत्थर भी बंधे होंगे। अब ये हमारी किस्मत और हमारी महारत पर है कि हम समंदर में जाकर अपनी उन बंदिशों को खोलने में कामयाब होते हैं या नहीं। उसने कहा, ये तो सरासर मौत को गले लगाने वाली बात हुई। वो बौखला गया। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हमें मौत को गले लगाना है। आप खुद सोचिए, हम दोनों के लिए ये कितने गर्व की बात होगी कि हम निशा के सामने उसकी मोहब्बत
के लिए अपनी जान दे रहे होंगे। उस वक्त उसे भी एहसास हो जाएगा कि हम दोनों में से कौन उससे वाकई मोहब्बत करता है, कौन अपनी जिंदगी को भी उसके लिए दांव पर लगा सकता है। अगर आपको मरने से डर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक मोहब्बत में संजीदा नहीं है। मनोज गुस्से से बोला, नहीं, मुझे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा। तुम क्या समझते हो कि इस किस्म की कुर्बानी सिर्फ तुम ही दे सकते हो? मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ, मैंने कहा। ये हुई ना बात। अब पता चला कि कोई आशिक बोल रहा है। अब मैं इस टॉपिक पर पहले निशा से बात करता हूँ, फिर हम कोई दिन, तारीख और वक्त तय कर लेते हैं। फिर जब मैंने निशा से बात की तो वो इस तरह मुझे देखने लगी जैसे पागल समझ रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उसने कहा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मनोज को इस किस्म का चैलेंज देकर आओगे। क्या जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि जरा जरा सी बात पर जाय कर दी जाए? मैंने कहा, ये जिंदगी जाय नहीं होगी निशा, बल्कि इससे बड़ी और क्या बात होगी कि मोहब्बत के लिए जान दे दी जाए। लेकिन मैं इस खेल में हिस्सा नहीं लूंगी। हम तो ये खेल खेलने का फैसला कर चुके हैं और तुम्हारा होना बहुत जरूरी है ताकि तुम ये देख सको कि किसने तुम्हारी खातिर हंसी खुशी समंदर में छलांग लगाई है और कौन झिझक रहा है। क्या तुम मोहब्बत का दावा करने वालों को आजमाना नहीं चाहती? ये मंसूबा तो तुम्हारी तरफ से पेश होना चाहिए था ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हाँ, अगर तुमने इसमें शिरकत न भी की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें हर हाल में वही करना है जो हमने सोच लिया है। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, पुलिस की धमकी दी कि अगर हम अपने इरादे से बाज ना आए तो वो पुलिस को बता देगी कि दो नौजवान फला जगह खुदकुशी करने वाले हैं। लेकिन उसके समझाने से क्या होता था, हमने तो जो सोच लिया था वो तो हर हाल में करना था। मेरे बाद उसने मनोज से भी मुलाकात की, उसको भी समझाया, लेकिन मैंने मनोज को इतना भड़का दिया था कि उस पर निशा के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। वो भी मेरी तरह ही जान देने पर तुला हुआ था। बहरहाल वो दिन भी आ गया जब हमें उस मंसूबे पर अमल करना था। निशा बहुत मुश्किलों से हमारे साथ चलने पर राजी हुई थी। बिल्कुल आखिरी वक्त तक वो हमें समझाती रही थी। फिर मैंने कह दिया कि अगर वो हमारे साथ नहीं जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसके बगैर भी अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए रवाना हो जाएंगे। आप लोग खुद अंदाजा कर लीजिए कि कैसी अजीब सूरत हाल थी कि दो नौजवान अपने अपने घर से जान देने के लिए निकले थे और वो लड़की भी उनके साथ थी जिसके लिए ये इम्तिहान दिया जा रहा था। मैंने मजबूत जंजीरें, रस्सियां और बड़े बड़े पत्थर अपनी गाड़ी में रख लिए थे ताकि बच निकलने का कोई इम्कान भी नहीं रहे। साहिल तक सिर्फ एक ही गाड़ी गई थी क्योंकि वहां से निशा को अकेले ही वापस आना था। मैंने रास्ते में कहा, देखो निशा, ये खेल बिल्कुल साफ सुथरा होगा। हम दोनों में से जो भी बच जाएगा तुम उससे शादी कर लोगी। निशा ने कहा, तुम बेवकूफ हो गए हो, मैं जानती हूँ तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। तो क्या हुआ फिर? तुम कुछ दिनों तक हमारा सोग मनाने के बाद किसी और से शादी कर लेना। निशा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। बहुत देर तक सफर करने के बाद हम उस जगह पहुंच गए जो मैंने सोच रखी थी। ये आम लोगों की पहुंच से बहुत फासले पर थी। यहाँ एक ऊंचा टीला था, हमें उस टीले पर चढ़कर समंदर में छलांग लगानी थी। उस टीले पर एक ऐसी चीज नजर आ रही थी जिसको देखकर मुझे इत्मीनान हो गया था। उस टीले के नीचे बफरे हुए समंदर की मौजें पूरे जोर शोर से अपना सर टकराया करती थी। मैंने निशा से कहा, देखो, तुम्हें हम दोनों में से किसी से कोई रियायत नहीं करनी है। तुम्हें हम दोनों के हाथ पांव बांधने हैं, लेकिन खूब मजबूती के साथ, इस तरह से कि हम खोल ना सके, और दोनों के साथ एक जैसा ही सुलूक करना है। निशा ने कहा, बकवास मत करो, मैं ये नहीं करूंगी। मेरी ये हरकत कत्ल जैसी होगी। क्या तुम चाहते हो कि मुझे कातिल करार दिया जाए? मनोज ने भी उसे समझाया। देखो, तुम्हें कोई कातिल नहीं कहेगा क्योंकि ये हरकत तुम अपनी मर्जी से नहीं करोगी, बल्कि हम तुम्हें मजबूर कर रहे हैं। निशा ने कहा, लेकिन क्या जरूरी है कि ये सब किया जाए? भगवान के लिए अब भी बाज आ जाओ। मैं तुम दोनों जुनूनियों पर लानत भेज देती हूँ। मुझे तुम दोनों में से किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए। मैंने मुस्करा कर कहा, अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ तक आकर पलट जाना मैंने नहीं सीखा है। अगर मनोज वापस जाना चाहता है तो ये बात अलग है, लेकिन मनोज भी वापस जाने के इरादे से नहीं आया था। उसने भी दिल में ठान ही ली थी कि वो मोहब्बत में कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगा। फिर बहुत देर तक बहस होती रही और बिलाखिर निशा ने मजबूर होकर हम दोनों के हाथ पैर मजबूती से बांध दिए और हमारी पीठ पर पत्थर भी बांध दिए गए थे। वो चूंकि उस वक्त बुरी तरह झिल्लाई हुई थी, इसीलिए सच तो ये है कि उसने गुस्से में कोई रियायत भी नहीं बरती थी।
कम से कम मुझे तो अपनी बंदिशों से यही अंदाजा हो रहा था कि ये बंदिशें आसानी से नहीं खुल सकती। निशा हम दोनों को बांधकर एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। उस वक्त उसकी हालत अजीब हो रही थी, उसके होंठ लरज रहे थे और चेहरे का रंग उड़ा जा रहा था। हम दोनों ने निशा को बाय कहा और एक साथ समंदर में छलांग लगा दी। सच तो ये है कि उस वक्त खुद मेरे भी होश उड़ गए थे। मैंने निशा की चीखें सुनी थी, उसके बाद होश नहीं रहा था। मेरा जिस्म जब पानी की सतह से टकराया तो होश हवास गायब होने लगे थे। बंधे हुए हाथ पैरों की वजह से मैं समंदर की तह में उतरता चला गया था। इस वाक्य को कई वर्ष गुजर चुके हैं। निशा अब मेरी पत्नी है। मैं जब समंदर से बाहर निकला तो बेचारी एक बड़े से पत्थर पर उदास बैठी हुई थी। मुझे देखकर इस तरह चौंक उठी जैसे भूत को देख लिया हो। उसने समंदर की तरफ अपनी नजरें कर दी। उसे शायद ये उम्मीद थी कि मेरी तरह मनोज भी बाहर आने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो हमेशा के लिए समंदर में डूब चुका था। अब दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती थी। मैं उसका दिल रखने के लिए बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। फिर जब रात हो गई तो हम दोनों वापस आ गए। मैंने अपनी वफादारी और जानिसारी साबित कर दी थी। मैं निशा को हासिल करने का हकदार हो गया था। निशा इनकार नहीं कर सकती थी, उसके पास फरार की कोई राह नहीं थी। हम घर लौट आए। हम दोनों में से किसी ने भी उस वाक़े का जिक्र किसी से नहीं किया था। जाहिर है कि इस तरह हम दोनों ही कसूरवार करार दिए जाते। हमने एक तरह मनोज की जान ले ली थी। मनोज की गुमशुदगी सबके लिए बहुत हैरानी का सबब बनी रही। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चला गया है। उसकी तलाश में खुद मैं और निशा भी आगे आगे रहे थे। हम दोनों के दिलों में जो चोर था उसे हमने कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। 10 दिन 15 दिन उसकी तलाश जोरों शोर से जारी रही। फिर सब खामोश होकर बैठ गए। पुलिस ने भी केस की फाइल बंद कर दी थी। जाहिर है कि समंदर की तह में उतरकर कौन तलाश करता। उसके बाद भी कई महीनों तक निशा उदास रही थी। मनोज उसके बचपन का दोस्त था। दोनों ने एक साथ बहुत अच्छे दिन गुजारे थे और फिर वो बेचारा एक जुनूनी की भेंट चढ़ गया था। जब ये गर्द बैठी तो मनोज के घर वालों ने भी हार मान ली। निशा को भी करार आ गया तो मैंने उसके घर शादी का पैगाम भेज दिया। उससे मेरी शादी तो होनी ही थी, इसलिए शादी हो गई और निशा जैसी लड़की मेरी पत्नी बन गई जिसकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मैंने कैसे कैसे जतन किए थे। अभी भी हम दोनों हर साल उसी तारीख को उस टीले पर जाकर बैठ जाते हैं जहां से मनोज और मैंने छलांग लगाई थी। निशा बेकरार निगाहों से समंदर को देखती रहती है। शायद उसे मनोज याद आता रहता है और मैं भी उस मौके पर मरने वाले की बहादुरी की तारीफ करता रहता हूँ जिसने समंदर में कूदकर अपनी जान दे दी थी और अपनी बंदिशों को खोल नहीं पाया था। सवाल ये था कि आखिर मैं किस तरह समंदर से निकलने में कामयाब हुआ और मेरी रस्सियां किस तरह खुल गई थी। मैंने तो ये सोचा था कि मैं इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा, इस राज को अपने सीने ही में रखूंगा। लेकिन मैं इस राज को जाहिर कर रहा हूँ क्योंकि अब उस वाक़े को बहुत दिन हो चुके हैं। वो राज आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो राज ये है कि मैंने एक माहिर गोता खोर को पहले ही हायर कर लिया था जो समंदर में छुपा हुआ हम दोनों के कूदने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही मैं पानी में दाखिल हुआ उसने झट से मेरी रस्सियां काट दी। मैं आजाद हो गया और तैरता हुआ समंदर से ऊपर सतह पर आ गया। अब सवाल ये है कि मैंने ऐसा क्यों किया, निशा और मनोज को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। तो इसका जवाब सिर्फ एक है और मेरा ख्याल है कि वो जवाब आप लोगों को भी मालूम होगा, यानी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है।